सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपनीज लॉ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर डिपॉजिट्स। लिखो जी, लिखना है साथ साथ मेरे। चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। लिखो सेक्शन 73 states that section 73 states that no company can accept deposits from the public except eligible company. Except eligible company. No company can accept deposits from the public except eligible company. Eligible company को हम बाद में डिफाइन करेंगे। यहां तक का मतलब समझो पहले। यहां तक का मतलब क्या निकल के आ रहा है बोलो कि कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से, सिवाय कौन सी कंपनी के? एलिजिबल कंपनी के। कौन सी कंपनी के? एलिजिबल कंपनी के। चलो जी, तन में डिपॉजिट्स का मतलब क्या है बेटा? सर मनी रिसीव्ड बाय एनी वे ऑफ लोन। ठीक है, वेरी गुड। कोई भी अगर आपने डेट लोन लिया है उसको हम डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो इसका सेक्शन नंबर 73 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती सिवाय किसके? एलिजिबल कंपनी का। और एलिजिबल कंपनी हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। हम आउटसाइडर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो आरसीजेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, सपोज प्राइवेट लिमिटेड है, तो जब मैं लोगों को शेयर्स ही नहीं इशू कर सकता, क्या मैं डिपॉजिट्स इशू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, और मान लो तन्मय मुझे बोल रहा है, नकुल मुझे बोल रहा है कि आप मेरे से डिपॉजिट ले लो, एक्सेप्ट कर लो, फिर भी मैं चाह के भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो ये जो चीज बोली गई है दैट नो कंपनी कैन शेल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स, ये 73 सबसेक्शन 1। कौन सा सबसेक्शन है? 1। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है वो लिखो, लिख लेना। 73 1 था ये। अब 73 2 क्या बोलेगा? हाँ जी बताओ तन्मय, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर? नहीं बेटा, वो 76 में। 73 2 कहता है कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आउटसाइडर से नहीं ले सकते डिपॉजिट्स, लेकिन मेंबर से ले सकते हैं डिपॉजिट्स। ठीक है, चलो अब इसकी कुछ कंडीशंस है, लिखो क्लॉज ए। कंडीशन नंबर 1 या ए लिख लो, ए। डीपीटी 1 आपको सर्कुलर करना पड़ेगा अपने मेंबर्स को। डीपीटी 1 एक सर्कुलर है जिसको आप सर्कुलेट करोगे अपने मेंबर्स को। ठीक है, उसमें लिखेंगे क्या क्या बोलो? जब आप सर्कुलेट करोगे मेंबर्स को, क्या मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं, उसमें क्या क्या लिखोगे? कुछ सोचो। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म ऑफ डिपॉजिट्स, उस पे कितना इंटरेस्ट देना है, कितने डिपॉजिट्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं हमारे सिर पे, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। समझ आ रहा है? देखो क्या क्या लिखेंगे। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग नकुल पता है? कितना लोन जल्दी मिल सकता है? सर किसी रेटिंग एजेंसी से मिलता है और रेटिंग बेसिस पे चाहिए किसी से नहीं मिलता। वेरी गुड। आप में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है? आप कितनी जल्दी से अपने लोन्स को उतारते जाते हो, तो आपको ना रेटिंग होती है आपकी, ठीक है। क्राइसिस इज द बेस्ट एग्जांपल, जो एक एजेंसी है जो रेट करती है। तो बेस्ट रेट होता है AAA। अगर आपको AAA मिल गया तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा अच्छी मान है। समझ में आ रहा है? चलो लिख लो फटाफट से। तो पहला क्लॉज इसका है, पहली कंडीशन क्या बोलती है? आपको फॉर्म नंबर DPT 1 भरना है। DPT की फुल फॉर्म पता लगी होगी। DPT मतलब डिपॉजिट्स, और वो अपने मेंबर्स को सर्कुलेट करना है, ठीक है। अब B क्लॉज क्या बोलते हैं? ROC को जमा कराना है। डिपॉजिट्स की सारी इंफॉर्मेशन ROC को भी जमा करानी है। क्लॉज B क्या बोलता है? बोलो। ROC को सब कुछ डिपॉजिट करना है। यही सेम, एवरीथिंग सेम, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा। लॉ मेकर्स बोल रहे हैं पहले गणेश जी ROC, पहला शादी का कार्ड वहीं, बाद में बाकी चीजें बाद में सर्कुलेट होगा, है ना, फैमिलीज में। तो ROC को जब आप जमा करा लोगे ना, उसके विद इन 30 डेज आपने किसको सर्कुलर भेजना है? तो मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है, पहले क्लॉज ये बनना चाहिए था, बाद में B बनना चाहिए था, जबकि उल्टा है, ठीक है। पर आपको याद ऐसे करना है, लिखते जाओ। क्लॉज A क्लॉज B, या कंडीशन A कंडीशन B। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सेक्शन 73 क्या बोलता है? कोई भी कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती, ठीक है, किसी भी आउटसाइडर से। ये था क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या था? कि हम ले सकते हैं अपने मेंबर्स से, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? बस कि आपने अपनी DPT 1 भरनी है और अपने मेंबर्स में वो सर्कुलेट करना है। फिर उसका क्लॉज 2 क्या था? B क्या था? कि आपने ROC को सारे डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन भी देनी है, और वही सेम इंफॉर्मेशन आप अपने मेंबर्स को भी दोगे, लेकिन जब ROC को दे दोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने फिर करना है। समझ में आ गया? C पे आ जाओ। आपने DRR क्रिएट करना है 20%। लिखो, क्रिएट अ DRR at least 20% amount is to be kept in a separate bank account. At least 20% kept in separate bank account. DRR की फुल फॉर्म लिखो, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं है, क्या है बोलो? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। अब पहले कुछ चर्चा करते हैं, फिर और लिखेंगे इसके बारे में। प्रीति, ये क्यों रखवाया होगा लॉ मेकर्स ने कि 20% अमाउंट डालना है उसमें? सर ताकि जब डिपॉजिट की रीपेमेंट का टाइम आए तो कुछ अमाउंट वापस सेव भी करा। नहीं, कई बार ना कंपनीज डिसीव करने लग जाती हैं कि हम डिपॉजिट्स लेंगे और भाग जाएंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ। तो रूल बन गया कि आपकी जिस साल मैच्योरिटी हो रही है ना, जिस साल क्या होनी है, मतलब मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए इस साल देने 2026 में, जो आने वाला 26 है, ठीक है, 2026 में मैंने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट्स का रीपे करना है, तो उसका 20% मुझे अभी अपने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, ताकि कल को मैं भागूंगा। मैंने कोई फ्रॉड नहीं करना, मेरी इंटेंशन मैंने क्लियर कर दी कि मैं भागूंगा नहीं।
तो 100 कितनी मैंने बोली थी डिपॉजिट्स का अमाउंट कितना बोला था? टोटल मैच्योरिटी कितनी बोली थी मैंने? 1 करोड़ या 100 करोड़? 1 करोड़ बोली थी। तो 1 करोड़ का 20% कितना मुझे रखना पड़ेगा? 20 लाख। और अगर 100 करोड़ की मैच्योरिटी है मेरी तो 20 करोड़ मुझे अपना अलग से बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अच्छा, आप इस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ से ना एक पता लगता है कि आप फ्रॉड नहीं करोगे। अच्छा, मेरी बात सुनो, जिस साल मैच्योरिटी होगी, जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योरिटी होगी, मान लो मेरी मैच्योरिटी की डेट है 15 जून 2026, तो मुझे बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, बिफोर 30th अप्रैल 2026 से पहले कभी भी क्या क्रिएट करना है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। क्या डेट बताइए मैंने? 30th अप्रैल से पहले, कोई भी डेट हो सकती है, चाहे मैं अभी कर दूं, डजंट मैटर टू मी। मैंने करना ना, मैं जब मर्जी करूं, बट 30 अप्रैल से पहले करनी है। एम आई क्लियर? करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल से पहले आपको क्या क्रिएट करना है? डीआर। लिख लो। हाँ जी, क्लॉज ए क्या था बेटा? बोलो। कि जो मेंबर्स हैं उनको उनको डीपीटी 1 सर्कुलेट करना है, डीपीटी 1। क्लॉज बी गणेश जी का था, आरओसी होना इसको पहले चाहिए था, फिर इसके विदिन 30 डेज करना है। सी क्लॉज क्या बताया मैंने? क्या क्रिएट करना है? डीआरआर। कितने परसेंट? 20%। जितनी मैच्योरिटी होने वाली है करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका 20% बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर आपको डीआरआर क्रिएट करना ही पड़ेगा। समझ गए? लिखो क्लॉज डी, मेरा फेवरेट है। ए बी सी डी लिखो जी। डी फॉर डिलीटेड, दिस क्लॉज इज डिलीटेड नाउ, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ये डिलीट हो चुका है लॉ में से। चलो जी, क्लॉज ई क्या कहता है? मान लेते हैं कि एक कंपनी है, एलिजिबल कंपनी मान रहे हैं अभी तो हम सबको, जो डिपॉजिट्स इशू कर रही है, उसने ना 2021 में डिफॉल्ट किया था। 2021 में क्या किया था? डिफॉल्ट किया था। लेकिन उस डिफॉल्ट को उसने ठीक करा है 30th मई 2022 को। 30th मई 2022 को। आज क्या डेट है बेटा? 1 नवंबर 2020। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं आज डिपॉजिट इशू कर सकता हूँ? क्या मैं लोन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? 5 साल तक। क्या 5 साल तक? 5 साल के टैक्स हो उसके बाद कर सकते हो। तो मैंने तो डिफॉल्ट ठीक कर दिया 30 मई 2022 को, तो इससे कितने साल काउंट करने हैं? 5 इयर्स। जब तक वो डिफॉल्ट को गुड करे हुए 5 इयर्स नहीं बीतते ना, तब तक तुम लोन इशू, तब तक तुम लोन नहीं ले सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कहता है क्लॉज नंबर ई कि अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है, अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है, उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई हुए कितने साल हो जाना चाहिए? 5 इयर्स। एम आई क्लियर? इसको अपनी भाषा में लिख लो।
क्लॉज एफ, बता दूं, जो आप डिपॉजिट्स ले रहे हो, जो आप लोन्स ले रहे हो मेंबर से, दैट शुड बी फुली सिक्योर्ड। लेकिन अगर वो फुली सिक्योर्ड नहीं है, मान लो वो पार्शली सिक्योर्ड है, या अनसिक्योर्ड है, वैसे तो अनसिक्योर्ड होना ही नहीं चाहिए, बट अगर है मान लो, तो इट शुड बी मेंशन्ड एवरीवेयर, इट शुड बी मेंशन्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कागज हैं, जितने भी लेटर हेड्स हैं, जहां जहां पे भी आप डिपॉजिट्स की बात कर रहे हो, वहां पे मेंशन करना है कि हमारे डिपॉजिट्स पार्शियली क्या हैं, सिक्योर्ड हैं। समझ में आ गया? और सुनो भाई सुनो, जो आपने सर्कुलर भेजना था ना, उसमें भी फिर ये चीज मेंशन होनी चाहिए। सर्कुलर डीपीडी फॉर्म नंबर 1 में भी, समझ आ गया? लिख लो। Deposits must be secured. If not, it should be mentioned everywhere. Deposits must be secured. If not, it should be mentioned everywhere. अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। ये जो 6 क्लॉज पढ़े हैं, इसकी क्या है, एक्सेप्शन है। देखो भाई बोर्ड पे, अगर आप प्राइवेट कंपनी या आईएफएससी कंपनी, अगर आप क्या हो, प्राइवेट कंपनी या फिर आईएफएससी कंपनी हो, आपको क्लॉज ए मानने की जरूरत नहीं है, आपको बी मानने की जरूरत नहीं है, आपको सी मानने की जरूरत नहीं है, डी तो डिलीटेड है, ई मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या मान लो, एफ। अगर आप प्राइवेट या आईएफएससी कंपनी हो, तब आपको सिर्फ कौन से क्लॉज की पालना करनी है, एफ की। लिख लो एक्सेप्शन, प्राइवेट और आईएफएससी कंपनी नीड्स टू फॉलो ओनली क्लॉज एफ, देन आल्सो इट इज वैलिड। ये मैंने कौन सा सब सेक्शन कराया है? 73 का 2 73 1 क्या था? आउटसाइडर से डिपॉजिट नहीं ले सकते सिवाय एलिजिबल कंपनी के। वेरी गुड। और 73(2) क्या था कि ले सकते हैं सिर्फ मेंबर से, प्रोवाइडेड ये ए से लेके एफ तक बात माननी पड़ेगी। इजी। चलो आगे देखो, 73(3) क्या बोलता है? एक लाइन लिख लो बस, कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट company plus must pay interest plus repay deposits as per the terms. Company must pay interest plus repay deposits as per the terms. मतलब कंपनी को अपना इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एज पर द टर्म्स करनी पड़ेगी। नहीं किया होगा तो उस पर प्रोहिबिशन लग जाएगी कि अब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरी बात समझ में आई है? अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट कर दिया, कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करी, तो अब आप डिपॉजिट्स नहीं ले सकते फिर फ्यूचर में। ठीक है? तो डिपॉजिट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगा देगा सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 4 लिखो क्या कहता है। मान लो आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, अब क्या करेगा एक डिपॉजिट होल्डर जिसने तुम्हें लोन दिया, वो कहां जाएगा? एनसीएलटी में जाएगा। फिर एनसीएलटी क्या बोलेगा? कंपनी को क्या बोलेगा बताओ? कि पेमेंट करो, विद इंटरेस्ट करो, और अगर कोई डिपॉजिट होल्डर को कोई प्रॉब्लम हुई है आपकी वजह से, तो उसको क्या पे करो साथ में? डैमेजेस। क्या पे करो? डैमेजेस। लिख लो सबसेक्शन 4, इफ कंपनी फेल्स टू रीपे, if company fails to repay
if company fails to repay, then deposit holder can apply to NCLT. Deposit holder can apply to NCLT, and NCLT will order the company. NCLT will order the company to repay the amount with interest and damages thereon. To repay the amount with interest and damages thereon. हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? सबसेक्शन 5 मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया। DRR का कोई और पर्पस नहीं है, आप DRR को कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो लिख लो DRR कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। DRR cannot be used for any other purpose. DRR cannot be used for any other purpose. मतलब उसको आप यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट के लिए ही यूज करोगे, उसके अलावा DRR का कहीं यूज नहीं है। समझ आ गया? प्रीति, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या 73 सबसेक्शन 1 बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई होगा? नहीं क्यों? बैंक का तो काम ही क्या है, रोज लोन लेना लोन देना। लिख लो 73 सबसेक्शन 1 does not apply upon banking companies at all. ठीक है बच्चा लोग? चलो, अब हम बहुत एलिजिबल कंपनी बोल रहे थे। अब क्या होती है एलिजिबल कंपनी? सुनो पहले। एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ या तो 100 करोड़ है या उसका टर्नओवर 500 करोड़, बस ये होती है एलिजिबल कंपनी। देखो, एलिजिबल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। एलिजिबल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी whose net worth is rupees 100 crores और turnover is 500 crores। ऐसा नहीं है दोनों चीजें होनी चाहिए, एक चीज भी चलेगी। ठीक है, उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है लेकिन टर्नओवर नहीं है, तब भी वो एलिजिबल कंपनी है। और अगर टर्नओवर है तो और नेटवर्थ नहीं है तब भी वो एलिजिबल कंपनी है। और है, एंड नहीं है बीच में। समझ आ गया? अच्छा चलो, मान लो मैं एक एलिजिबल कंपनी हूँ, सपोज करते हैं मैं क्या हूँ, एक एलिजिबल कंपनी। तो क्या मैं डिपॉजिट्स इजीली एक्सेप्ट कर लूंगा या मेरे भी कुछ कंडीशंस होंगे? क्या होंगे, किसी को पता है? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। वेरी गुड, नंबर 1 लिखते जाओ। कंडीशंस फॉर डिपॉजिट्स फॉर एलिजिबल कंपनीज। Conditions for deposits for eligible company. देखो नंबर 1 SR in GM। SR in GM। नंबर 2, क्या विधि ऐसा ही पास करना पड़ेगा? ओआर से काम नहीं चल सकता। सब भी कंडीशन है वो बहुत सी आदमी है, पर अगर उन दोनों की प्लस के अमाउंट अगर हमारी PUFC प्लस IFRC और EG से हो, उससे अगर कम हो तो हम ऑर्डिनरी तुमने कब पढ़ा? वो ऐसा पढ़ लिया। अच्छा, प्रपोज्ड बोरोइंग प्लस लिखो जी, प्रेजेंट बोरोइंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स। Present borrowings plus proposed borrowings should be less than or equal to। देखना नोट्स में इक्वल टू का साइन है? यस सर, है ना? ठीक है। लेस देन और इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम।
paid up share capital plus free reserves plus securities premium, then only pass ordinary resolution. Then only pass ordinary resolution. Only pass ordinary resolution. चले आगे। थर्ड कंडीशन भी है, आपको क्रेडिट रेटिंग करानी है, तो लिख लो क्रेडिट रेटिंग इज कंपल्सरी। तो एलिजिबल कंपनी हो डजंट मीन एलिजिबल हो तो आप डिपॉजिट्स इशू कर लो। ये तीन कंडीशंस आपको भी माननी पड़ेंगी। क्या क्या तीन कंडीशंस है बताओ? पहला क्या पास करना है? एसआरएमजीएम या फिर ओआरएमजीएम। ओआर कब पास करोगे? जब आपका प्रपोज्ड और प्रेजेंट बोरोइंग्स। देखो मान लो मेरी एक पेड अप शेयर कैपिटल है 80 लाख और फ्री रिजर्व्स में पैसा पड़ा है 10 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा है 10 लाख। कितना हो गया टोटल? 1 करोड़। और मेरी जो बोरोइंग्स है प्रेजेंट बोरोइंग्स, मैंने ऑलरेडी बोरो कर रखा है या जो आने वाले टाइम में मैंने प्रपोज किया है बोरोइंग को कि इतने डिपॉजिट्स मुझे चाहिए, उसको हम बोलेंगे प्रपोज्ड डिपॉजिट्स। इनको मिला के 30 लाख का मेरा टोटल बोरोइंग बनती है। तो है ना ये लेस देन इक्वल टू, बोलो when present borrowings or proposed borrowings are less than equal to paid up share capital plus free reserve plus, तो मुझे एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा काम सिर्फ किससे हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। लेकिन अगर मान लो ये 130 लाख हो गया, 1 करोड़ 30 लाख हो गया, अब मुझे क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और क्रेडिट रेटिंग तो करानी है, ठीक है। चलो लिखो अगला टॉपिक, लिमिट्स। कितना हम डिपॉजिट्स कर सकते हैं? तो इसका हेडिंग डाल दो लिमिट्स ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। लिमिट्स ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। Number 1 eligible public company. Number 1 eligible public company. Deposits from members आउटसाइडर्स। पहला बना लो हमेशा डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, फिर उसके नीचे लिख लो डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी बेटा दो तरह की होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। किसको रेट याद हुआ? Very good. Non-government company can accept deposits from members of 10% और इसका 25%। और गवर्नमेंट कंपनीज में इन दोनों को ऐड करके लिख लो, मिला के 35%। साथ साथ याद भी करते जाना। ये 35 बना कैसे पता लग गया ना? 10 और 25 को ऐड किया। ठीक है। पहला केस हो गया एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने? 2, नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट है तो मेंबर से कितना? 10, आउटसाइडर से कितना? 25। और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो दोनों का सम कितना हुआ? 35। चलो जी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 पब्लिक कंपनी। हाँ जी, पब्लिक कंपनी के केस में फिर से 2 पार्ट्स बनाओ, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स
बी पार्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। अब बताओ आउटसाइडर्स के लिए तो क्या परसेंटेज होगी? 0, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था, जब तक वो कंपनी एलिजिबल नहीं है वो डिपॉजिट कर ही नहीं सकती बाहर वालों से, तो डिपॉजिट्स की परसेंटेज तो नील आ गई। समझ आ रहा है? और उसकी कितनी बचेगी फिर? 35%। वेरी गुड। देखा 15 मिनट नोट्स रीड किए तो तुम्हें याद होगी चीजें। नंबर 3 प्राइवेट कंपनी। फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, बी पार्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का आंसर बताइए पहले। 0। हाँ जी, कितना होगा उसका? 100%। वेरी गुड। डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स विल बी 100%, क्योंकि वो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। और मैंने क्या बताया था अभी, प्राइवेट कंपनी को ए से एफ तक पूरे निभाने हैं, सिर्फ कौन सा निभा लो वही बहुत है, एफ क्लॉज निभा लो। नंबर 4 की 5th? 4 आईएफएससी पब्लिक कंपनी। आईएफएससी पब्लिक कंपनी, जल्दी लिखो। फिर से इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, बनाओ। डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। वृद्धि आउटसाइडर्स 0 एंड मेंबर्स 100%। वेरी गुड। ये याद हो गए आपको? चले आगे। स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड। नंबर स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्टार्टअप क्या होता है नकुल? मेंबर से इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। yes. इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड डिपॉजिट्स ले लो, और आउटसाइडर से 0। बेटा ये आपको याद करने पड़ेंगे रेट सारे। हो गए तो वेल एंड गुड। अब लिखो सबसे मेन चीज जिसपे 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन। प्राइवेट कंपनी शुड सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस। प्राइवेट कंपनी शुड सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस। नंबर 1, it is neither a subsidiary nor an associate company. It is neither a subsidiary nor an associate company. It is neither a subsidiary, nor an associate company. Number 2, any loan outstanding from banks, FIs मतलब financial institutions, BC body corporate, is less than 2 times of paid up share capital or 50 crores whichever is less,
or 50 crores, whichever is less. Number 3, third condition, no default in such loan. No default in such loan. ये सेकेंड कंडीशन समझाओ करने, क्या मतलब है इसका? Twice the paid up share capital of 50 crores, whichever is less. तो क्या मतलब है? सर उसका लोन है, मतलब कि जो उसने बैंक को उसके लोन मिला के बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बॉडी कॉर्पोरेट से, ये पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 50 करोड़ इनके 2 टाइम से लेस होना चाहिए। एग्जांपल दे देता हूँ, मान ले मेरी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख। 10 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है और 50 करोड़ पैसे दे रखी है, तो 10 लाख लेंगे, उसका 2 टाइम्स हो गया 20 लाख, और इससे लेस होना चाहिए जो आपके लोन है अपना बैंक एफआईएस से और बॉडी कॉर्पोरेट से, मतलब 20 लाख से ज़्यादा लेस। If I take my paid up share capital as 10 lakhs, can you elaborate this condition? Twice the paid up share capital, 20 lakhs, or 50 crores, whichever is what? 20 lakhs. तो इतना डिपॉजिट करूंगा, मतलब ये इसका मतलब निकल के आया कि इनका जो लोन आउटस्टैंडिंग है इन सब इंस्टीट्यूशन से, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरा डिपॉजिट का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है। कहाँ से? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी बॉडी कॉर्पोरेट से। अब समझ आ गया सबको? चलो आगे लिखो। 76A डील्स विद, अच्छा एक चीज तो रह गई, जो ये परसेंटेजेस ऊपर आपने करी हैं ये किसकी हैं? ये जितनी परसेंटेजेस आपने ऊपर लर्न करी हैं बड़े अच्छे से, वो किसकी हैं? These all percentages includes what? Paid up share capital plus free reserves. लिख लो बेटा, मैं आपको फ्री रिजर्व का पार्ट मानता हूँ वैसे, बट आप अलग से लिख ही लो, सिक्योरिटीज फ्री है। चले आगे, बोलते नहीं। चलो 76A, नेक्स्ट सेक्शन लिखना है 76A। पता है किसका है? फाइन्स का। तो इसमें कंपनी के ऊपर भी लगेगा, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पे भी लगेगा, ठीक है? कंपनी एंड ऑफिसर एंड डिफॉल्ट। चलो भाई स्टॉप राइटिंग पहले समझ लेते हैं। मिनिमम फाइन है कंपनी पे 1 करोड़ का। मिनिमम फाइन कितना है? 1 करोड़, या फिर ट्वाइस द डिपॉजिट्स, जितने आपने डिपॉजिट्स लिए होंगे ना उसका ट्वाइस कर दो, ये मैक्सिमम फाइन हो गया। तो समझ आ गया? पर मैक्सिमम की भी एक लिमिट है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। दिस फाइन कैन नॉट एक्सीड 10 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत, लिख लेना, ये भी टाइम पहले समझ लो, ठीक है? और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के लिए जो फाइन है वो है मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़ एंड imprisonment up to 7 years। एंड imprisonment का मतलब समझ आया? दोनों, मतलब फाइन भी लगेगा और imprisonment भी लगेगी। जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों? यहां तक समझ आ गया? अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर कंपनी विलफुली फ्रॉड करेगी तो साथ में एक और सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्शन 447। जान के उसने कुछ किया है तो हम उसके ऊपर फ्रॉड वाला सेक्शन भी अप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया बच्चों?
विलफुल डिटेंशन बोलते हैं इसको, विलफुल डिटेंशन। आगे लिखो सेक्शन नंबर 74। पहले मैं तुम्हें कुछ समझा देता हूँ, फिर तुम इसके बारे में बात करना। ऊपर मुंह कर लो बेटी। ये जो रूल आया था ना बेटा, ये आया था 1 अप्रैल 2014 को। डिपॉजिट्स का जो रूल आया था कब आया था बोलो? 1 अप्रैल 2014 को। लेकिन कंपनीज एक्ट तो 2013 में चल चला, या 1956 वाला भी चल रहा था। तो वो कंपनीज जो 2013 में डिपॉजिट्स ले चुकी होंगी, ये रूल तो कब आया? 1 अप्रैल 2014 को। तो 74 उन कंपनीज के लिए लिखो है, कंपनीज which accepted deposits, companies which accepted deposits before the commencement of the act, before the commencement of the act, and is still outstanding, and is still outstanding। ये मेन सेक्शन 74 की हेडिंग थी, ठीक है। अब बताओ क्या रूल होगा, बताओ। देखो, मान लो मैं वो कंपनी हूं जिसने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिए 1 अप्रैल 2014 से पहले, और अब रूल आ गया उसके ऊपर, तो मैं क्या करूं बोलो? मैं डीपीटी फॉर्म 4 जमा कराऊंगा आरओसी को विद इन 3 मंथ्स। लिखो नंबर 1, deposit DPT4 to ROC within 3 months, within 3 months of, कब आया था रूल? 1 अप्रैल 2014। तो मेरे को 3 महीने मिले थे कि मैं आरओसी को गणेश जी को बताऊंगा, ठीक है? बोलते नहीं? Yes, sir. अच्छा क्या बताऊं कि मैं तो ऑलरेडी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर चुका हूँ, इतने के डिपॉजिट्स हैं, इतना उस पे इंटरेस्ट है, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। वही जो हमने डीपीटी 1 में लिखा था ना, सब कुछ मेंबर्स को सर्कुलेट करते हुए या आरओसी को बी में बताते हुए, वही सेम यहाँ पे वो सब कुछ लिखना। दोबारा लिखवाऊंगा। अच्छा, अब ये जो है कि डीपीटी 4 जमा कराना है आरओसी को, ये है 74 सबसेक्शन 1। ये 74 नहीं है, ये क्या है? 74 सबसेक्शन 1 है। अब लिखो मेन चीज, द कंपनी शुड repay the deposits the company should repay the deposits within 3 years, within 3 years। अब ये जो 3 years है कहां से काउंट होंगे? 1 अप्रैल 2014। वेरी गुड। within 3 years from 1st April 2014 or due date whichever is earlier। very good, दिमाग चलाते हो तुम, लॉ पढ़ते हो। or due date whichever is earlier। अगर मान लो मेरे डिपॉजिट्स मैच्योरिटी 1 साल बाद ही होने वाले हैं, तो फिर मैं 3 साल तक वेट क्यों करूं? तो हमें लॉ मेकर्स ने कितना टाइम दे दिया? मैक्सिमम 3 years कि तुम वो डिपॉजिट्स को वापस कर दो। समझ गए? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मान लो मुझे थोड़ी और एक्सटेंशन चाहिए टाइम पीरियड की, मेरे को लग रहा है 3 साल तो बहुत कम है, मेरा तो बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट हो चुका कहीं पे, तो मैं क्या करूं? क्या मेरे पे तरस खाएगा कोई? क्योंकि ये रूल आने से पहले मुझसे गलती हो गई, तब ये रूल ही नहीं था। कौन तरस खाएगा? NCLT।
तो आई कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू एनसीएलटी, लिख लो। आई कौन है यहाँ पे? कंपनी। कंपनी कैन अप्लाई फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कंपनी कैन अप्लाई फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू एनसीएलटी, टू एनसीएलटी। और ये बात बोली है 74 सबसेक्शन 2 ने। किसने बोली है? बोलो। 74 सबसेक्शन 2 ने ये बोली है। ठीक है जी, आगे लिखते हैं। 74 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? If the company fails to repay the deposits on time, if the company fails to repay the deposits on time, either under section 74 subsection 1, either under section 74 subsection 1 or the extended time, or the extended time under section 74 subsection बताओ 2, तो अब फाइन लगेगा। क्या फाइन होगा? देखो सुनो ध्यान से, सेम फाइन है जो ऊपर याद की है, बस थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। 1 करोड़ और 10 करोड़ मैक्सिमम, ये चीज हट गई। फाइन भी क्या है? सेम। यहां तक क्लियर है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलो 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़। और यहां पे एंड वर्ड को क्या कर देंगे? और ये एनसीएलटी डिसाइड करे देनी है इम्प्रिजनमेंट या नहीं देनी। और इसमें भी बेटा अगर विलफुल डिटेंशन किया है तो कौन सा सेक्शन साथ में जोड़ दो? 447। ठीक है जी, ये किसकी पनिशमेंट्स हैं? सेक्शन 74 की पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।